गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम यू ऑल। आज देखिए एक नया चैप्टर, इस पर हमने कल भी थोड़ा सा कुछ कहा था। आज इसमें और कुछ काम करेंगे। चैप्टर आपका चैप्टर नंबर 3, क्लास 10, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इस पर मैंने डिटेल में आपको बताया था कि चर दो, वेरिएबल दो होने चाहिए। जैसे किसी टाइम पर मैं कह रहा हूं x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा, और मैं कह रहा हूं कि अगली है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। ठीक है, तो टू वेरिएबल्स हैं। ठीक है, तो एक लीनियर इक्वेशन ये होगी। लीनियर इक्वेशन मीन्स इनमें इनमें वेरिएबल की पावर कितनी है? 1 है। 1 है वेरिएबल की पावर, यहां भी और यहां भी। तो इनको लीनियर इक्वेशन कहते हैं, रैखिक समीकरण कहते हैं, जिनमें वेरिएबल की पावर 1 1 होती है। तो 1 लिखा नहीं जाता, 1 1 है। ठीक, दो चर वाले टू वेरिएबल हैं, रैखिक, इनको रैखिक कहते हैं। अब इनका जब मैं ग्राफ ट्रेस करूंगा तो आपको मिलेगा कि ये लाइन आती है, एक सरल रेखा के रूप में होती हैं। और टू वेरिएबल हो गया युग्म, समीकरण युग्म, युग्म मतलब जोड़ा, दो वेरिएबल में है और दो इक्वेशंस हैं। तो अभी जब बात आगे आएगी कि इनका सॉल्यूशन करेंगे, तो जब टू वेरिएबल में इक्वेशन होती हैं तो उनकी वैल्यूज, वेरिएबल की वैल्यू निकालने के लिए हमको लीनियर इक्वेशन का पेयर क्यों चाहिए? टू इक्वेशंस होनी बहुत जरूरी है, तभी जाके यूनिक सॉल्यूशन निकलता है, एकांक हल निकलता है। वो आगे जब बात करेंगे, आगे जब आएगा तब बात करेंगे। ठीक हो गया, तो इस पर हमारी बात कल लंबी चौड़ी हो गई थी। अब मैं एक्सरसाइज 3.1 की क्वेश्चन लेता हूं। हमारे पास क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.1 के। आप देखिए डियर स्टूडेंट, क्या क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 3.1 को क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या यह मनोरंजन है? इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, 7 years ago I was 7 times as old as you were then. Also, 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. Is not this interesting? Represent this situation algebraically and graphically. ठीक है, अब बड़ा इंटरेस्टिंग है। आफ्ताब हैं, कोई व्यक्ति हैं, और उनकी उनकी डॉटर है। ठीक है, और उनके बीच में एक डायलॉग है कि 7 years पहले, फादर कह रहे हैं, आफ्ताब कह रहे हैं अपनी बिटिया से कि 7 years पहले मेरी जो उम्र है वो तुमसे 7 times अधिक थी। 7 गुना था, मतलब 7 times था मैं तुमसे। और जो प्रेजेंट एज है, 3 years बाद, 3 साल के बाद मैं तुम्हारी उम्र का केवल 3 गुना रह जाऊंगा। ठीक है, तो आप इसको एल्जेब्रिकली भी दिखाइए, बीजगणित रूप में भी दिखाइए, और इसको ग्राफिकली रूप में भी प्रेजेंट कीजिए। तो ऐसी स्थिति में जब हमें कुछ पता नहीं होता है कि आफ्ताब की एज क्या है, डॉटर की एज क्या है, तो ऐसी स्थिति में हमको एल्जेब्रा बड़ी काम आती है, और हम एल्जेब्रा का यूज करते हैं। वहां पर अर्थमेटिक हमारी काम नहीं आएगी। ठीक है, क्योंकि पता ही नहीं कि आफ्ताब की एज क्या है और उनकी डॉटर की एज क्या है। तो मान लेते हैं, लेट द एज ऑफ आफ्ताब and his daughter
बी एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली। ठीक है, माना क्या कह रहा हूं मैं, आफ्ताब, ठीक है, आफ्ताब, लेट द एज ऑफ, एज कौन सी एज, प्रेजेंट एज मानिए, प्रेजेंट एज वर्तमान में, लेट द, माना आफ्ताब और उनकी पुत्री की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु एक्स व वर्तमान आयु क्रमशः, क्रमशः लिख दीजिए, क्रमशः एक्स व वाई है। ठीक है, आफ्ताब की प्रेजेंट एज, आफ्ताब और उनकी पुत्री की वर्तमान आयु, वर्तमान मतलब इस समय, हमेशा ऐसी स्थिति में जब ऐसे क्वेश्चन होते हैं तो प्रेजेंट एज माननी चाहिए, वर्तमान आयु माननी चाहिए। क्यों माननी चाहिए, हम पीछे की उम्र में भी जा सकते हैं, 5 ईयर बैक भी जा सकते हैं और 4 ईयर आफ्टर भी जा सकते हैं, 5 साल पीछे भी जा सकते हैं और 5 साल बाद भी जा सकते हैं, इसलिए वर्तमान एज मानते हैं, प्रेजेंट एज। ठीक है, उससे तो पता चलेगा कि इससे 5 साल पहले उम्र कितनी थी या 5 साल बाद कितनी होने वाली है। ठीक हो गया, तो हमने क्या माना, आफ्ताब और उनकी पुत्री की वर्तमान आयु, आफ्ताब की क्या है, एक्स है और पुत्री की कितनी है, वाई। ठीक है, बिफोर 7 ईयर्स, 7 साल पहले, 7 ईयर्स एगो, 7 ईयर्स एगो, आफ्ताब इज, 7 वर्ष पहले आफ्ताब की उम्र, ठीक है, 7 वर्ष पहले आफ्ताब की उम्र है, कितना हो जाएगा, 7 ईयर्स एगो, 7 साल पहले, माना इस समय आफ्ताब 30 ईयर्स का है तो 7 साल पहले कितना रहा होगा, 30 - 7। ठीक, माना आफ्ताब इस समय 30 ईयर्स का है, 5 ईयर्स एगो, 5 साल पहले कितने का रहा होगा, 30 - 5, उतना माइनस कर देंगे तो 7 ईयर्स एगो आफ्ताब से 7 वर्ष पहले आफ्ताब की उम्र कितनी हो जाएगी, x - 7। वर्तमान में वो x ईयर के हैं तो 7 साल पहले कितनी ईयर का रहा होगा, x - 7, 7 घटा देंगे। ठीक है, और इसी रूप में 7 ईयर्स एगो, 7 ईयर्स एगो डॉटर्स एज, डॉटर्स एज, पुत्री की उम्र। ठीक है, पुत्री की प्रेजेंट एज क्या है, y है, तो 7 ईयर्स बिफोर कितने हो जाएगी, 7 साल पहले कितनी हो जाएगी वो, y - 7। माना पुत्री इसमें 14 ईयर्स की है तो 7 ईयर्स एगो, 7 साल पहले कितनी 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 एज रही होगी, 14 - 7, 7 ईयर्स की, ये हो गया। ठीक है, गिवन कंडीशन, क्या शर्त दे रखी है, कंडीशन या प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार क्या है, प्रश्न के अनुसार क्या है, क्या गिवन कंडीशन है, आफ्ताब अपनी पुत्र से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। जैसे जैसे प्रश्न में, जैसे जैसे प्रश्न में दिया रहता है उसी के हिसाब से काम करना चाहिए। 7 वर्ष पूर्व मैं, कौन कह रहा है, आफ्ताब कह रहा है, आफ्ताब के 7 ईयर्स एगो कितनी है, x - 7। आफ्ताब कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व, मतलब ये मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, तुमसे मतलब डॉटर से, डॉटर की उम्र 7 ईयर्स एगो कितनी थी, 7 वर्ष पहले कितनी थी, y - 7। ठीक है, उससे कितना, तुमसे 7 गुनी आयु का, तो 7 टाइम हो गया, 7 गुना, गुना मतलब मल्टीप्लाई। ठीक है, 7 ईयर्स एगो
आपका की एज अपनी डॉटर की एज का 7 टाइम था, तो डॉटर की एज y-7, उसका 7 टाइम है तो 7 से मल्टीप्लाई। और आपका की एज क्या है, आपका की एज 7 वर्ष पहले डॉटर की एज का 7 टाइम्स था, 7 गुना था। ये हो गया, बन गई समीकरण। दिस इंप्लाइज दैट, ये तो है, ये तो है, ये तो बना संबंध, वेरिएबल में रिलेशन, ये आपकी इक्वेशन बन जाती है। तो x-7 इज इक्वल टू, अब इसकी मल्टीप्लाई, देखो ब्रैकेट लगा रखा है, बाहर 7 से मल्टीप्लाई, तो इसमें भी होगी, इसमें भी होगी, 7y-49, 7y-49, दिस इंप्लाइज दैट x-7y इज इक्वल टू, x-7y इज इक्वल टू कितना हो गया, -49 + 7, ठीक हो गया। तो x-7y कितना हो गया, -42 बन गया। x-7y आपका -42 बन गया। आप चाहो तो इसको यहां ट्रांसपोजिशन इसका कर सकते हैं, x-7y + 42 इज इक्वल टू 0, x-7y + 42 इज इक्वल टू 0। ये है इक्वेशन, ये बन गया इक्वेशन, ठीक है, x और y में इक्वेशन बन गई। यही तो है समीकरण, रैखिक समीकरण, किसमें दो चर वाले, ये चर है x और y, ना तो x पता ना y पता, तो ये है रैखिक समीकरण बन गई, लीनियर इक्वेशन बन गई। क्यों, x और y की पावर घात इसकी 1 1, तो एक समीकरण तो मेरे स्टूडेंट आपकी ये बनी, इसको इक्वेशन नंबर 1 करेंगे, ठीक। अब दूसरी कंडीशन देखिए, क्या हो रहा है। दूसरी कंडीशन आप देखिए, कितने साल बाद, ठीक है, चलो मिटा लेता हूं, लिख देंगे, ठीक है। देखिए डियर स्टूडेंट, दूसरी कंडीशन आप कैसे यूज करेंगे, अब नेक्स्ट कंडीशन है ना, ठीक है। दूसरी कंडीशन में क्या है उसको देख लीजिए। दूसरी कंडीशन आपके पास क्या है, इक्वेशन नंबर 1 आ गया, ठीक है। अब दूसरा क्या है, एक कंडीशन आपको और दी हुई है, यहां पर एक कंडीशन और है, क्या है, इसको देखिए। ये आपसे कहा जा रहा है, वही आप अपनी पुत्री से कह रहे हैं, अब से 3 वर्ष बाद, ठीक है, क्या कह रहे हैं, आल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, ठीक है, 3 years फ्रॉम नाउ, ठीक है, also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be, ठीक है। आपका 3 years आफ्टर एज, आपकी प्रेजेंट एज आपने मानी हुई है x मानी हुई है, तो आज वर्तमान में x है, इस समय माना 30 years के हैं, ठीक है। तो 3 years बाद कितने के हो जाएंगे, 3 वर्ष बाद 33 के हो जाएंगे, 3 ऐड हो जाएगा, तो प्रेजेंट एज x है, ठीक है। तो 3 साल बाद कितने का हो जाएंगे, x + 3 का, ठीक है। 3 वर्ष पश्चात आफ्ताब की उम्र, ठीक है। 3 वर्ष पश्चात आफ्ताब की उम्र, आफ्ताब x है, आफ्टर 3 years, 3 वर्ष बाद आफ्ताब हो जाएंगे x + 3 के, अब वैसे ही डॉटर की कितने हो जाएगी, आफ्टर 3 years फ्रॉम नाउ, आज से ना, मतलब प्रेजेंट एज से, आफ्टर 3 years डॉटर्स एज आपके पास आ गया y + 3, ठीक है। 3 वर्ष पश्चात पुत्री की आयु,
3 वर्ष पश्चात पुत्री की आयु हो जाएगी y+3। ठीक है, ठीक है, प्रेजेंट एज मानी हुई है ना, एक्स और वाई क्या है, आपकी प्रेजेंट एज एक्स है और डॉटर की क्या है, वाई है। तो प्रेजेंट एज के 3 साल बाद, जैसे जो आपकी प्रेजेंट एज है उसके 3 साल बाद कितने के हो जाएंगे, +3 हो जाएगा। तो प्रेजेंट एज एक्स है आपकी, तो 3 ईयर्स बाद क्या हो जाएगा, x+3, 3 साल बाद। प्रेजेंट एज डॉटर की क्या है, y है, 3 ईयर्स बाद क्या हो जाएगी, y+3। तो गिवन कंडीशन, अब दूसरी शर्त आपको क्या दी हुई है, गिवन कंडीशन, इसको लिख दीजिए आप, प्रश्नानुसार प्रश्न में दूसरी शर्त आपको क्या दे रही है, दूसरी कंडीशन क्या दी, उसको देखिए डियर स्टूडेंट। आप कह रहे हैं मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, 3 ईयर्स लेटर, 3 वर्ष पश्चात, किसकी उम्र, आपका कह रहा मैं, आपकी उम्र 3 वर्ष बाद। ठीक है, मैं तुम्हारी उम्र का, तुम्हारी मतलब लड़की की, ये तो आपकी उम्र है x+3, आप कह रहे हैं कि 3 वर्ष पश्चात मेरी उम्र x+3, तुम्हारी उम्र का, तो लड़की भी तो बढ़ेगी, 3 साल बाद लड़की की एज में भी तो जोड़ना पड़ेगा 3, y+3 का कितना टाइम, 3 टाइम। ठीक है, केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, 3 वर्ष पश्चात आपकी उम्र x+3 बराबर डॉटर की उम्र का 3 गुना, तो डॉटर की उम्र 3 वर्ष पश्चात आफ्टर 3 ईयर्स, तो y+3 डॉटर की होगी, उसको आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा, x+3 मल्टीप्लाई करिए 3 की 3y + 3 3 जा 9। ठीक हो गया। अब आप सब लेफ्ट हैंड साइड में ले लीजिए, x+3, ये 3y है तो ये -3y हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा 0। अब सॉल्व कर लीजिए, x - 3y -6 = 0, इक्वेशन नंबर 2। ये आपका दूसरा इक्वेशन बन गया, x - 3y - 6 = 0। तो ये है एलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन, बीजगणितीय निरूपण हुआ, ये बीजगणित के रूप में स्टेटमेंट आ गया, एलजेब्रा के रूप में स्टेटमेंट आ गया, जो कुछ कहा गया था। अब गणित देखिए, लैंग्वेज देखिए, मैथमेटिक्स अपने आप में एक लैंग्वेज है। इन सब ने ये पूरी कहानी कह दी जो आप कह रहा है, आपने तो शब्द के रूप में कहा और मैथ्स ने उसको क्या बना दिया, इक्वेशन बना दी। तो ये सब जो कुछ आपने कहा वो 2 समीकरणों में बंद हो गया। ठीक है, तो ये तो आपका क्या रूप है, ये तो आपका बीजगणितीय रूप हुआ, एलजेब्रिक रूप फॉर्म हो गया। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन आपको रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एलजेब्रिकली एंड ग्राफिकली, तो ये तो एलजेब्रिकली है, एलजेब्रा के रूप में, एलजेब्रा मतलब वेरिएबल के रूप में। ठीक, अब इसको आपको ग्राफ के रूप में दिखाना है। ठीक है, अब मैं उस पर भी आता हूं, देखिए। ठीक है स्टूडेंट, तो अब इसकी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब मुझे ग्राफ शो करना है। ठीक है, इक्वेशन बड़े अच्छे होते हैं और बहुत जरूरी है करने। आपको इक्वेशंस तो हर जगह मिलेंगी करने के लिए, आगे भी बड़ी क्लास में भी जाएंगे और कंपटीशन की तैयारी भी करेंगे वहां भी। और एक अलजेब्रा एक ऐसी चीज है कि किसी भी टाइप की सिचुएशन हो आपके पास, ठीक है, वहां आप अलजेब्रा का यूज करते हैं और अननोन वैल्यू निकालते हैं, अज्ञात राशि निकाल देते हैं। ठीक है, इनको आप ठीक से समझिए, ठीक से करने हैं। चलिए, अब प्रैक्टिस बढ़िया होगी, लगातार जब काम करेंगे। देखिए, मैं ये दोनों इक्वेशंस ऊपर लिख लेता हूं। मेरे पास है x - 7y + 42 = 0। एक इक्वेशन आपके पास ये है, और दूसरी है 3y - 6 = 0। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2। ठीक हो गया। अब कह रहा है रिप्रेजेंट, ठीक हो गया ना, रिप्रेजेंट दीज इक्वेशन ग्राफिकली। अब ग्राफ के फॉर्म में दिखाइए। ये कौन सी फॉर्म है, ये एल्जेब्रिक फॉर्म है, ये बीजगणित रूप है, और इसका ग्राफ बनाइए। देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है। ग्राफ के रूप में आपने इसको दिखाना है, x - 7y + 42 = 0 और x - 3y - 6 = 0, ये दो इक्वेशन। ठीक है, अब देखिए, मैं आपसे कह रहा था कि वो कहते हैं रैखिक समीकरण,
लीनियर इक्वेशन, इसकी पावर वन, इसकी पावर वन, इसकी पावर वन, इसकी पावर वन। तो जब ग्राफ खींचेंगे तो एक लाइन आएगी, एक सरल रेखा आएगी ग्राफ में। ठीक हो गया। तो अब आप देखिए मैं ग्राफ खींचता हूं। अब ग्राफ आपने प्रीवियस क्लास में ड्रॉ कर रखे हैं ग्राफ। तो ग्राफ के लिए इस चैप्टर को पढ़ने के लिए थोड़ा ग्राफ कॉपी आप ले सकते हैं। मैं तो बोर्ड भी बना लेता हूं ग्राफ कॉपी। देखिए ग्राफ के लिए आप क्या करते हैं, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक हो गया। यहां लगा लीजिए, ये तो 0 0 हो गया, ये तो 0.00 होता है। ओरिजिन है 1 2 3 4 5 6, ऐसे यहां भी लगा लीजिए। ठीक है, ये माइनस में आएगा, -1 -2 -3 -4। डिस्टेंस सेम होनी चाहिए, 1 2 3 4 5, या नीचे नेगेटिव। ठीक है, ओरिजिन का ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हिस्सा हो गया ना, निर्देशांक जानती। ये एक्सिस है, इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, एक्स एक्स डैश। इसको बोलते हैं वाई एक्सिस, वाई वाई डैश। एक्स अक्ष, इसका नाम है एक्स अक्ष, एक्स एक्सिस। ठीक है, इसको बोलेंगे वाई एक्सिस, वाई अक्ष। ठीक है, ये वाई एक्सिस है, वाई वाई डैश रूप में लिखी जा रही है। और एक्स एक्सिस को कैसे लिख रहा है, एक्स एक्स डैश रूप में रख रहे हैं। यहां पर ओरिजिन होता है, जब ओरिजिन के दाईं ओर चलते हैं तो धनात्मक चलते हैं, ये धन है, +1 +2 +3 +4। ओरिजिन के जब लेफ्ट में चलते हैं तो नेगेटिव है, -1 -2 -3 -4। ओरिजिन की जब ऊपर चलते हैं वाई एक्स की डायरेक्शन में तो +1 +2 +3 +4 +5। ओरिजिन के जब नीचे आते हैं आप, -1 -2, यहाँ -1 -2 -3, यहाँ y में नेगेटिव, यहाँ y में पॉजिटिव, यहाँ x में पॉजिटिव, यहाँ x में नेगेटिव। इसे कहते हैं साइन कन्वेंशन, चिन्ह परिपाटी। अब आप देखिए कैसे मैं इसको ड्रॉ करूंगा। x - 7y इज इक्वल टू x - 7y प्लस 42 इज इक्वल टू 0। ये है ना मेरे पास पहला लाइन। तो मैं क्या करूंगा, अब सीख लीजिए आप तरीका। इसको मैं राइट हैंड साइड में ले लूंगा, 7y इज इक्वल टू x प्लस 42। ठीक है, 7y, इसको राइट हैंड साइड में ले गया तो क्या हो गया, x प्लस 42 हो गया। और y की वैल्यू कितनी होगी, x प्लस 42/7। ठीक है, ठीक है, ये y की वैल्यू कैसे निकली, 7 इसके नीचे आ जाएगा। अब आप देखिए, अब बनाइए आप टेबल बनाइए, x की वैल्यूज रखिए। x इज इक्वल टू, देखो पहले मैं x इज इक्वल टू मतलब अपनी इच्छा में रखना है आपने। आप एक बात और रखना ध्यान में कि माना आपके पास है y इज इक्वल टू x प्लस 2, इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, स्वतंत्र चर। और यह है डिपेंडेंट वेरिएबल, परतंत्र चर। स्वतंत्र मतलब इसके मान में अपनी तरीके से रख सकता हूं। x इज इक्वल टू 0, y बन गया 2। x इज इक्वल टू 1, तो 2 + 1 3, y बन गया 3। x इज इक्वल टू 2, y बन गया 4। x इज इक्वल टू 3, y बन गया 5। तो स्वतंत्र चर है, इसके मान हम अपने मन से रखते हैं, अपनी मर्जी से रखते हैं। और तब y की वैल्यू जब निकलती है x की वैल्यू के हिसाब से, तो उसे बोलते हैं परतंत्र चर, डिपेंडेंट वेरिएबल। तो वही बात यहां पर भी है, मैंने y को ही लिख दिया। अब x क्या है यहां पर, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, स्वतंत्र चर। अपने हिसाब से इसकी वैल्यू रखूंगा और तब y की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा। तो x इक्वल टू पहली वैल्यू में 0 कर लेता हूं। तो x मैंने जैसे 0 किया, 0 + 42 क्या होगा, 42। और 42/7 क्या हो जाएगा, 7 6 जा 42, y की वैल्यू आपकी 6 आ गई। इधर x 0 हो गया, ये कितना बना, 0 + 42 42 हुआ, और 42/7 6 हो गई। ठीक, अब मैं x की वैल्यू फिर क्या रखता हूं, मैं x की वैल्यू रख लेता हूं कितना, -1 रखने से तो फायदा नहीं होगा।
ठीक है, मैं रख लेता हूं, आप रख लो 7 ही रख दो, चलो कट जाएगा। ठीक है, 7 ही रख दो, चलो एक्स आपने 7 रखा, अपनी इच्छा से रखना है। तो एक्स 7 हो गया, 7 प्लस 42 क्या 49, और 49 में 7 से डिवाइड होगा तो 7 7 जा 49। ठीक है, 0 किया तो x की वैल्यू आपकी 6 आई, x 7 किया तो 7 7 जा 49। तो पॉइंट्स कौन कौन हो गए, देखो बिंदु, बिंदु कौन कौन हो गए, एक्टर एक्स का कोऑर्डिनेट आता है। देखो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में किसी पॉइंट के निर्देशांक को रिप्रेजेंट करते हैं हम किससे, एक्स वाई से। रिप्रेजेंटेशन आपने ये क्लास में पढ़ा है वैसे ही, एक्स वाई, एक्स का मतलब हुआ यहां से यहां तक एक्स, यहां से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ना ऐसे, ये तो यहां से यहां की डिस्टेंस एक्स है और यहां से यहां की डिस्टेंस क्या है वाई, ये है कोऑर्डिनेट इस पॉइंट के। तो आप यहां बना लीजिए पॉइंट कौन कौन, एक्स पहले 0 और 6, पहले एक्स का कोऑर्डिनेट फिर वाई का कोऑर्डिनेट, फिर दूसरा कोऑर्डिनेट क्या हो गया 7 और 7, एक्स भी 7 और वाई भी 7 है। क्लियर हो गया, क्लियर है, ठीक है दोस्तों। अब क्या करेंगे आप, इसको प्लॉट करिए। इसको प्लॉट करने का मतलब हुआ कि देखिए एक चीज आपको और ध्यान रखना है कि सरल रेखा को जब हम लाइन की इक्वेशन को ग्राफिकली दिखा रहे हैं, ग्राफ के माध्यम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो लीनियर इक्वेशन के लिए सरल रेखा खींचने के लिए 2 पॉइंट्स बहुत होते हैं, ज्यादा पॉइंट बनाने की जरूरत नहीं है। कर्व में तो कई मोड़ होते हैं तो उसके लिए पॉइंट ज्यादा चाहिए, यहाँ 2 ही बहुत हैं। ठीक है, 2 पॉइंट है तो आपको एग्जैक्ट लाइन मिल जाएगी। कई बार क्वेश्चन में आता है कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कोई लाइन खींचनी है, किसी प्लेन में किसी तल में एक निश्चित दिशा में कोई रेखा खींचनी है, कम से कम कितने बिंदु चाहिए, प्रश्न आता है, उत्तर देखेंगे आप 2 बिंदु चाहिए। 2 बिंदु से एग्जैक्ट उसका डायरेक्शन का भी पता चल जाएगा किधर से लाइन जाएगी। अब एक बिंदु से तो बहुत लाइनें हो जाएंगी ना, ये भी लाइन है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, परंतु यदि 2 बिंदु मिल गए तब यही होगी बस। ठीक हो गया, ये लाइन जा रही है 2 बिंदु से, इसीलिए 2 पॉइंट बहुत हो जाते हैं। तो पहला पॉइंट 0, 0 मतलब x 0 है, तो x 0 मतलब x 0 कहीं नहीं जाएंगे, यहीं पर रहेंगे। और y क्या है 6, अब y 6 क्या, वो भी पॉजिटिव है, धनात्मक है, तो धन 6 किसमें, y में। 1 2 3 4 5 और थोड़ा बढ़ा लीजिए, y के ऊपर ले लीजिए थोड़ी, ठीक है, और यहां पर 6 हो गई ये पॉइंट। ये वाला जो पॉइंट मुझे मिला इसको लिख दूंगा मैं ए पॉइंट और इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0,6। यहां पहुंचने के लिए x में गए मैं 0, x कोऑर्डिनेट 0, न इधर जाऊंगा न इधर जाऊंगा, और y में कितना गया 6, ये ऊपर चढ़ गया 6, यहां एक पॉइंट हो गया। दूसरा कोऑर्डिनेट देखिए आप, दूसरा कोऑर्डिनेट देखिए 7,7, तो x में भी 7 और y में भी 7, x में 7 और y में 7, तो कहां जाएगा आप देखिए, आप देखिए दोस्तों ये पॉइंट आपका कहां जाने वाला है, 7 7 वाला। देखिए इसको भी थोड़ा बढ़ा देता हूं, ठीक है, तो 7 तो आपका कहीं यहां हो जाएगा, ठीक है, इस 7 हो गया, और यहां भी बढ़ा लीजिए, यहां 7 हो जाएगा, ठीक है, ये x हो गया, ये 7 वाला हो गया, ठीक है, x भी 7 y भी 7, देखो 1 2 3 4 5 6 7, x में तो 7 चलेगा और y में भी 7 चलना है, y में 7 मतलब ऊपर, y में 7 कहाँ है, y में 7 आपके सीध में है, यहाँ कहीं, यहाँ आप चलेंगे, ठीक है, x में 7 ये, और यहां से चलेंगे y में 7 कहाँ, इस सीध तक आइए, अब यहाँ इस सीध तक आइए, ये पॉइंट आपने कहा B पॉइंट है, B की कोऑर्डिनेट है 7,7। अब इसको रिप्रेजेंट करिए, रिप्रेजेंट मतलब आप इनको ज्वाइन कराइए, ठीक है, एक रेखा आपने खींच दी,
अभी सीधी होनी चाहिए, मेरे यहाँ 40 आ गई, तो सीधी खींचे आप लाइन। ठीक हो गया। ये ये रेखा आ गई आपकी। ठीक है दोस्तों, इस लाइन पर 2 पॉइंट आते हैं। एक पॉइंट आपका ए वाला पॉइंट है, मैंने चलो हटा दिया यहाँ से, थोड़ा सा आपको स्पष्ट हो जाएगा देखने में। पॉइंट ए है, उसके कोऑर्डिनेट 0,6 है ये वाला, और दूसरा पॉइंट ये है। इन दोनों पॉइंटों से होकर जाती हुई क्या खींचती जा रही है, ये रेखा। ठीक है, तो ये क्या फॉर्म है, ये ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, ठीक है, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन, ग्राफ के माध्यम से आपने इस लाइन का दिखाया। ये लाइन ये है ग्राफ के माध्यम से। आया लीनियर की नहीं आया, सीधे रेखा आया कि नहीं आई, इसलिए तो इसको लीनियर इक्वेशन बोल रहे हैं लाइन के रूप में। देखो 1 डिग्री का है तो लाइन देगा। क्लियर है दोस्तों? अच्छा, अभी तो इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया, अब ग्राफिकली इसको भी रिप्रेजेंट करूंगा। इसको मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा ग्राफिकली, आप देखिए। ठीक है, अब मैं इसकी जरूरत मुझे नहीं है, इसको मैंने खींच लिया है। अब मुझे दूसरी इक्वेशन चाहिए, उसके लिए मैं जगह बना रहा हूं। देखिए, ठीक हो गया। तो ध्यान से समझिए, एक इक्वेशन आप ठीक से समझ लेंगे तो आपकी समझ में आसानी से आ जाएगा। ठीक हो गया। तो चलिए नेक्स्ट देखिए, ये जो दूसरी वाली इक्वेशन, इसको देखिए आप। x माइनस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट 3y को वहां ले लीजिए, तो 3y यहाँ जाके प्लस हो जाएगा, और ये तो यही है, तो x माइनस 6। दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू x माइनस 6/3। ये होगा, माइनस 3y वहां चला गया तो प्लस बन गया वो 3y, और ये तो अपनी जगह है, x माइनस 6 में चेंज नहीं होगा। अब y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 3 इसके डिनोमिनेटर में चला गया। अब मैं कह रहा हूं कि आप कह रहे हैं ये लीनियर इक्वेशन है, तो 2 पॉइंट से इसको बहुत रिप्रेजेंट करने में, क्यों, 2 बिंदु। ठीक हो गया। एक आपका x है और दूसरा कौन सा है, y है। x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू, ठीक है। एक मैं x की वैल्यू 0 कर लेता हूं। चलिए, अब x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, स्वतंत्र चर। y क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल, परतंत्र चर। x क्या है, -2, सॉरी x मैंने क्या ले लिया, 0 ले लिया, x 0 ले लिया। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, x जैसे 0 किया तो -6 हो गया, और -6/3 यहाँ पर -2 आ जाएगा y की वैल्यू। x 0 कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, y इक्वल टू -6/3, 3 2 6 -2 आ गया। ठीक है, और दूसरी वैल्यू में x की लिख देता हूं 3, बड़ा इंटरेस्टिंग है। ठीक है, दूसरी वैल्यू में x क्या ले ली, 3 ले ली, तो 3 -6 -3 हुआ, और -3/3 तो -1 हुआ। मैं इसलिए लिख रहा हूं कि मेरे को नेचुरल नंबर टाइप का इंटीजर मिल जाए, इंटीजर मिल जाए, पूर्णांक संख्या मिल जाए, जिससे मुझे प्लॉट करने में दिक्कत नहीं आएगी। डेसिमल नंबर मैं नहीं चाहता हूं, इसलिए मैं x की वैल्यू छांट के रख रहा हूं कि आसानी से 3 से कट जाए। अब मैं आपसे कह रहा था कि ये क्या है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल, आप अपने हिसाब से इसकी वैल्यू रखेंगे और उसके हिसाब से y की वैल्यू आएगी। ठीक हो, तो x इक्वल टू 0 किया तो ये -2 हो गया y, और जैसे मैंने x इक्वल टू 3 किया तो 3 -6 तो -3 -3/3 -1। तो पॉइंट कौन हो गए, कौन कौन बिंदु आ गए आपके पास, अब पॉइंट्स कौन कौन हो गए डिस्टेंट आपके पास, 2 बिंदु हो गए। पहले x कोऑर्डिनेट वाला लिखते हैं, 0 जब x है तो y आपका -2 है, जब x 0 है y -2 है, और जब x 3 है y आपका -1। ये 2 पॉइंट्स हो गए, 0 -2 और 3 -1। अब इस लाइन को जो ये हमने एल्जेब्रिकली दिखा रखी है, इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट आपको कैसे करना है, तो आप तो बढ़िया सा ग्राफ कॉपी लेना, बढ़िया आपको ये पॉइंट मानने बड़े आसान हो जाएंगे। ठीक है, या लॉकडाउन चल रहा है तो बाय द वे ग्राफ कॉपी आप नहीं खरीद पाएंगे, तो ऐसे ही एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल लाइन खींच करके 1-1 सेंटीमीटर पे इधर निशान लगाना, इधर भी लगाना, ऊपर लगाना, नीचे लगाना, बस तब कर लेना। ठीक है, ऐसी ग्राफ कॉपी घर ही बन जाएगी आपकी वजह से। ठीक हो गया।
अब देखिए, अब मैंने पॉइंट्स इसमें ट्रेस करने। पॉइंट पहला क्या है, 0, -2। 0, -2 मतलब x क्या है, 0 है। x 0 है, x 0 मतलब यहीं पर रहना, कहीं नहीं जाना, ना इधर ना इधर। x प्लस होगा तो इधर जाएंगे, x नेगेटिव होगा तो इधर जाएंगे, शून्य होगा तो यहीं पर रहेंगे, ओरिजिन पे, मूल बिंदु पे। मूल बिंदु है ओरिजिन। और -2 मतलब, अब -2 y कोऑर्डिनेट है, y आपका -2 है, तो y प्लस ऊपर होता है और y माइनस नीचे होता है। y प्लस ऊपर और y माइनस नीचे। ये आ गया आपका पहला पॉइंट, a 0, -2। ठीक है दोस्तों, x 0 कहीं नहीं गए और y में -2, इसी सीधे -2 मतलब नीचे आना पड़ेगा, +2 होता तो ऊपर जाता। ये हो गया, ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट है, इससे कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 0, -2। इनको बोलते हैं निर्देशांक, कोऑर्डिनेट। निर्देशांक याद रखेंगे आप, ऐसे कोऑर्डिनेट थोड़ा तो पढ़िए आपने। निर्देशांक, कोऑर्डिनेट, ये कोऑर्डिनेट हो गया ये इस पॉइंट का, मतलब इस पॉइंट की स्थिति दिखा रहा है। दूसरा पॉइंट है 3, -1। 3 मतलब x = 3। x = 3 कहां पर है दोस्तों, 1, 2, 3, ये है x = 3। और y क्या है, -1। अब इस -3 से नीचे चलना है, क्योंकि प्लस प्लस होता है y तो ऊपर जाता, पर दूसरा ये क्या है, y क्या ऋणात्मक है, नीचे आएगा ना, तो नीचे कहां पर आएंगे आप, देखो -1 ये है y, तो आप समझ लीजिए ये पहुंचे आप यहाँ पर, यहाँ पर पहुंचे, बिल्कुल उसके नीचे। ये देख रहा, मैंने डॉट 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 लगा दिया, ये है -1। x3 पहुंच गया मैं यहां। अब वही चला -1 मतलब नीचे, यहां -1 मतलब ये दूरी, ये इतनी दूरी, ये है ना -1, तो इतना दूरी नीचे, ये वाला पॉइंट आपका B पॉइंट हो गया स्टूडेंट। इस पॉइंट को लिख दिया मैंने पॉइंट B। और B के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, B के कोऑर्डिनेट्स हो गए 3, -1। तो एक पॉइंट आपका A है, एक पॉइंट A है और एक पॉइंट आपका B हो गया। ठीक है, अब इन दोनों को मिलाती हुई लाइन खींच लीजिए। ये है, ठीक हो गया। ये अभी घोटनी नहीं है, अभी सीढ़ी के चक्कर में कर रहा हूं। एक पॉइंट B हो गया और एक पॉइंट कौन सी आपकी, A पॉइंट। ठीक हो गया, आ गया ना, लाइन आ गई। ठीक है, लाइन आ गई, सरल रेखा आ गई। यही तो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, मतलब ये जो था, इस चित्र के माध्यम से बताओ कि ये क्या था। दिस इज कॉल्ड द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, यही आपका क्या निरूपण हुआ, ग्राफीय रूप में। ग्राफ के माध्यम से दिखाओ, चित्र के माध्यम से दिखाओ कि ये समीकरण क्या कहता है। ठीक है, तो ये समीकरण ये कहता है और ये वाली समीकरण ये कहता है। ठीक है, आप लिख सकते हैं इसकी इक्वेशन क्या है, इसकी इक्वेशन है x - 7y + 42 = 0। और ये वाली इक्वेशन आपकी क्या है, ये है आपकी x - 3y - 6 = 0। ठीक है, ये बन गया समीकरण। अभी तक पिछले एक्सरसाइज में आपने पढ़ी पॉलिनोमियल, बहुपद। जब मैं इसको केवल इतना लिखूंगा x - 7y + 42, तो ये है बहुपद, ये पॉलिनोमियल है। ठीक है, बीजीय व्यंजक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इसको बोलते हैं बहुपद। ठीक है, या पॉलिनोमियल। जब मैंने इसको इक्वल टू कुछ रख लिया, 0, 1, 2, 3, 4 कुछ रख दिया, ये बन गया समीकरण। ठीक है, तो बहुपद और समीकरण में अंतर समझे। समीकरण में दो पक्ष हैं, बराबर का चिन्ह बीच में रहेगा। ऐसे ही ये वाली जो इक्वेशन है, इसको बहुपद के रूप में कैसे लिखेंगे, x - 3y - 6। इतना ही मैं लिख दूं तो क्या बन गया, पॉलिनोमियल बहुपद बन गया।
परंतु जैसे ही आपने 0 इज इक्वल टू 0 कर दिया, ये क्या बन गया, ये इक्वेशन बन गई, समीकरण बन गया। ठीक है, तो आप समझ गए पॉलिनोमियल बहुपद और इक्वेशन में अंतर समझ गए। इक्वेशन में आपके दो पक्ष होते हैं, बीच में बराबर का चिन्ह होता है, बाएं पक्ष और दाएं पक्ष। ठीक है ना, ठीक है स्टूडेंट, आप समझ रहे हैं। तो मुझे विश्वास है कि आपने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी समझ लिया होगा। अभी तो इसके दो क्वेश्चन और करेंगे, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, बड़ा आराम से, बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर, बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, तो आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू।